नमस्कार फ्रेंड्स। ये क्या हुआ बांग्लादेश में? देख रहे हैं आप लोग, बांग्लादेश जो एक स्टेबल कंट्री था उसको अनस्टेबल कर दिया गया है। और वो अनस्टेबिलिटी किस कारण से आई है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर। और देखिए, बांग्लादेश जिसको मुजीबुर रहमान ने बनाया, ठीक है, एक अलग कंट्री जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आज वो कू के अंतर्गत है। मतलब उस पर क्या कर दिया गया है? सेना ने कर लिया है नियंत्रण। सेना ने वहां की चुनी हुई सरकार बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की चीफ शेख हसीना को हटाते हुए बांग्लादेश पर कर लिया है अपना अधिकार। और वहां के सेना प्रमुख ने आकर अपना वक्तव्य भी दिया और उसमें यह जताया है कि हम आने वाले समय में बहुत जल्दी चुनाव कराएंगे। लेकिन ये सारा मैटर क्या है? ये मैटर एक्चुअली शुरू कहां से होता है? ये मैटर शुरुआत होती है यहां आरक्षण को लेकर। आरक्षण, वो भी कैसा आरक्षण दोस्तों? तो यहां पर 30% आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जो लोग बांग्लादेश को एक नेशन के रूप में बनाने में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे। ठीक है, जो भी लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़े और बांग्लादेश को बनाया, उनके परिवारों को, उन लोगों को 30% आरक्षण दिया जाता था। ठीक है, इस बात को लेकर एक हाई कोर्ट में एक अर्जी दी गई कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने इस बात को समाप्त कर दिया। ठीक है, इस बात को हाई कोर्ट ने समाप्त कर दिया। 30% के जो आरक्षण है, इस बात को लेकर, आरक्षण को लेकर ही बाद में विवाद छिड़ा और बड़े स्तर पर जो समस्याएं हुई वो क्रिएट हुई। धीरे धीरे ये एजुटेशन अपने बड़े स्तर पर पहुंच गए, या आंदोलन बड़े स्तर पर पहुंचने लगा। और ये आंदोलन इतने बड़े स्तर पर पहुंचा कि इस पे दुनिया की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी और दुनिया भर के देशों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन उसी बीच आप देखिए, एक बात समझिए, उसी बीच अमेरिका ने एक बात कही। और वो बात क्या है कि अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश में उसे एक पोर्ट मिल जाए, एक पोर्ट मिल जाए प्रॉपर उसको बांग्लादेश को ड्राइव करने के लिए, ताकि वो बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों को आसानी से टैकल कर सके। लेकिन शेख हसीना ने कहा, डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा इशारा किया कि अमेरिका उनके ऊपर दबाव बना रहा है। और इस कारण से शेख हसीना के ये जो वक्तव्य थे, इस कारण से आप देखिए ऐसा ही कुछ वक्तव्य दिया था अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने, जो अभी जेल में है, और अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बोला और वो भी आज जेल में है। यही बात शेख हसीना ने कुछ समय पहले कहा कि अमेरिका चाहता है कि उनका देश दो टुकड़ों में बढ़ जाए, या फिर उनका देश जो है उनके देश में वो पोर्ट चाहता है, पत्तन चाहता है। लेकिन इस सब को लेकर आप देखिए 1.5 से 2 महीने के अंदर ही, अभी आप थोड़े दिन पहले पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जनवरी में इलेक्शंस हुए। जनवरी में इलेक्शंस, उसमें जो है चौथी बार शेख हसीना प्रधानमंत्री चुनी गई। लेकिन इन सब सारी बातों के होते हुए भी अमेरिका ने कहीं ना कहीं डी एस्टेब्लिश कर दिया है पूरे के पूरे बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के लोग सड़कों पर आए, सड़कों पर ही नहीं आए, प्रधानमंत्री ऑफिस में घुस गए, ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहां से जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने 45 मिनट, केवल 45 मिनट का समय दिया शेख हसीना को कि अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो चुपचाप यहां से केवल 45 मिनट के अंदर निकल जाइए। और फिर 45 मिनट के अंदर ही शेख हसीना को वहां से अपना सारा कुछ बंद करते हुए निकलना पड़ा। हेलीकॉप्टर की मदद से भारत आई, भारत में उन्होंने शरण मांग रखी है, भारत में आई है। और इस तरह से ये हमारे आसपास क्या चल रहा है, आप इस बात को समझ रहे हैं? आप देखिए, पाकिस्तान में तो आप जानते हैं डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश एक स्टेबल कंट्री हो गया था काफी समय से, वो भी डिस्टेब्लिश कर दिया गया, डिस्टेबलाइज कर दिया गया। इसके अलावा आप देखें म्यांमार, वहां भी शासन में तख्ता पलट हो चुका था काफी समय पहले ही। वहां के जो नेता हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आन सान सू की सभी लोग कहते हैं, वो भी जेल में हैं। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे आसपास लोकतंत्र को लेकर एक बड़ी समस्या है। अब भारत है, भारत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इन देशों में लोकतंत्र फिर से बहाल हो, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हम ये चाहते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र का प्रचार प्रसार हो, दुनिया में सेनाएं शासन न करें, क्योंकि सेना का शासन कभी भी बहुत अच्छा शासन नहीं माना जाता है। सेना का शासन बहुत ही अच्छा शासन नहीं है। इस कारण से ये हमारी और उन सभी देशों की जिम्मेदारी बनती है जिन देशों ने लोकतंत्र को
आगे बढ़ाने, लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी ले रखी है। उन सभी देशों को आज आगे आना चाहिए और जो सेना का शासन शुरू हुआ है बांग्लादेश में, उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बांग्लादेश भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और शेख हसीना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेख हसीना और उनकी पार्टी बीएनपी काफी शुरू से ही, जब से वो शासन में है, चौथी बार वो प्रधानमंत्री बनी थी, जब से वो शासन में है तब से वो भारत के पक्ष में रहती हैं। पहली विदेश यात्रा उन्होंने भारत को लेकर की। और इस तरह आप देखेंगे जो दूसरी खालिदा जिया है, जो दूसरी पार्टी है, मेजर पार्टी है बांग्लादेश की, उसकी प्रमुख है खालिदा जिया। खालिदा जिया का झुकाव चाइना की तरफ रहता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी हो सके वहां फिर से लोकतंत्र की बहाली हो और वापस से प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां फिर से स्टेबलिश कर सके, अपने आप को स्टेब्लिश कर सके, अपने आप को मजबूत कर सके, अपने आप को। ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात हम यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास के देश जो स्टेबल हो रहे हैं या फिर डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, उसमें जो समस्या है मेन, वो समस्या क्या अमेरिका उठा रहा है? देखिए, जो पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हैं और उनको तो मारने की भी कोशिश की गई। तो वो जो है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने खुलकर अमेरिका का विरोध किया था और वो अमेरिका ने उन्हें जेल तक पहुंचाया। इधर बांग्लादेश से मांगा गया जगह, बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर दिया। तो ये हमारे लिए एक समस्या की बात बनती है, क्योंकि हम एक बड़े देश, और आप भी देखिए, आप थोड़े दिन पहले ही देखिए नेपाल में क्या हो रहा था। नेपाल में भी उठापटक चालू है। तो इस सारे भारत के आसपास के कंट्रीज को समस्याएं क्रिएट करवाई जा रही हैं। इन समस्याओं से भारत सरकार और यहाँ की जनता को निपटना होगा, क्योंकि हम अमन पसंद, शांतिप्रिय लोग हैं और इस प्रकार के लोकतंत्र को मजबूत करने में हमारी भूमिका विशेष हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि जो भारत है, भारत को एक मजबूत स्थिति में लाना है, भारत को एक मजबूत अपना पक्ष रखना है दुनिया के सामने, इस कू को लेकर, इस तख्ता पलट को लेकर, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें तो देखिए, काफ़ी समय से म्यांमार में लोकतंत्र था कुछ 2000 के बाद से, लेकिन फिर से तख्ता पलट हो गया और वहाँ भी ये समस्या है। अब हम थोड़ा सा और नीचे आए तो देखें, श्रीलंका में समस्याएं चल रही हैं। श्रीलंका अभी अनस्टेबल था, वहाँ भी काफ़ी पैसा भारत ने इन्वेस्ट किया है। चाइना की तरफ से अभी तक कोई बड़ी बातें नहीं आई इसको लेकर, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ चाइना की तरफ से भी किया जा रहा होगा, कुछ ना कुछ इन सब में। और एक बात जो आपको बताना चाहता हूं मैं, वो ये कि चाइना की तरफ से ही नहीं, अमेरिका और अन्य देशों की तरफ से उसमें काफ़ी इंटरेस्ट तो लिया ही जा रहा है, लेकिन जो अंदर चल रहा था उसमें कहीं भी प्रधानमंत्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो बात लोग जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उनमें आरक्षण को लेकर बातें चल रही थी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये बात कहां तक पहुंच गई, जो फादर हैं, जो बांग्लादेश के फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जो बड़ी बड़ी स्टैच्यूज हैं, उन स्टैच्यूज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये इस बात से पता चलता है कि ये बात आरक्षण की नहीं है, ये बात कुछ और है। ये बात आरक्षण तक संभल नहीं रोकी जा सकती, ये बातें कुछ और हैं। और अंदर से तो खबर एक ये भी है कि वहां पर बड़े स्तर पर फॉरेन पैसा डाला गया, बड़े स्तर पर पैसा डाला गया इस पूरे एजुटेशन को करवाने में, इस पूरी समस्या को क्रिएट करने में, पूरा एजुटेशन करवाने में पैसा बाहर से आया। अब वो पैसा कहाँ से आया, ये सोचने समझने और जानने का विषय है। तो इन सारी बातों को लेकर हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि भारत के बारे में हम लोग क्या सोचें। देखिए, हमारे पड़ोस में ही अफगानिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, और अब बांग्लादेश देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए। एक भूटान को छोड़ दें जो हमारा बहुत ही परम मित्र है, उसको छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश नहीं है जो एक स्थिर अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा हो, स्थिर प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर चल रहा हो। ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप देखिए, पूर्वी पश्चिमी साइड में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट समस्याओं से घिरा हुआ है, ठीक है। सऊदी अरब, ईरान और अभी आपने देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई कि जो
जो आपने देखा इजराइल की तरफ से या फिर किसने मरवाया ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो हमास का प्रमुख है जिसे इजराइल ईरान में मारा गया, ईरान में हमास के प्रमुख को मारा गया, इस्माइल हानिये उसका नाम था, उसे मारा गया। ये एक समस्या उधर चल रही है। रसिया और यूक्रेन के बीच अपनी समस्याएं अलग चल रही हैं, इधर अन्य अन्य देशों में अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन उन सबके बीच हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने चाहिए। किस प्रकार से हम शांति और समृद्धि बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से इस प्रकार की बड़ी समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरफ भी हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, हमारा ध्यान जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो दुनिया समृद्ध होगी, दुनिया समृद्ध होगी दोस्तों तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो फिर से लोग और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए शांति ही जरूरी है, शांति ही अंतिम मार्ग है और उसी पर हमें चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस पर नजर बनाए रखे हुए हम लोग आगे देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। जय हिंद।